तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें झुके, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हो सब लोग? यस। सो फोकस बैच सीए फाउंडेशन सितंबर 24 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आज हम आ चुके हैं हमारे 11 डेज प्लेज के 11th डे में, और आज हमने जो 11 दिन का ये प्रण लिया था कि इस 11 दिन में जो चैप्टर आपको मैं रिवीजन के लिए दूंगा वो आप करोगे, इसके अलावा जो जो चीजें मैं लाइव करवाऊंगा वो भी आप शिद्दत से करोगे। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी यू पीपल डूइंग इट वेरी सीरियसली, वेरी सिंसियरली, एंड आज हम इस प्लेज को पूरा करेंगे। सो इट्स अ हैप्पी मोमेंट एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट। यस, गुड मॉर्निंग हर्ष, परफेक्ट, सौजन्य, जैनिश एंड जगत, अपूर्वा, मुफद्दल, फरहीन, यश, हर्षिता, भावना, अब्दुल, स्वैगी, दीक्षित, हारमोनियम, प्रमोद, निकिता, एमडी, अनीश, आ जाइए सभी लोग, त्रिशा, दीपक, मोहम्मद, सिमरन, मीत, पूनम, तुलसी, इशिका, अजय कुमार, के, जीत, स्वागत सभी का, वर्षा, सचिन, राजवीर, पूनम, वंशिका, यस, रवि, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। सो फोकस बैच में आज हम लेने वाले हैं लेक्चर 11 के अंदर सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, चैप्टर 7 पूरा। ठीक है जी। तो आई होप कि आपने दोनों के दोनों रिवीजन सेशंस, एक सेट रिलेशन फंक्शन का और दूसरा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का, मैंने दोनों की लिंक डाली थी और आपने दोनों के दोनों सेशन अच्छे से देख लिए हैं। यस सर। अब हमारा जो अभी का सेशन होना है कोई बहुत बड़ा सेशन नहीं है, काफ़ी कम क्वेश्चंस हैं आज, क्योंकि पीवाईक्यू में ना सेट रिलेशन फंक्शन से बहुत कम आता है, मतलब पेपर में कम क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो एज सच काफ़ी सारी वैरायटी तो मैंने ओटीएम सेशंस में कवर कर दी है। ठीक है, उसके अलावा जो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट एमटीपी और पीवाईक्यू जून 24 के हैं ना, वो मैंने लिए, और इसके अलावा कुछ एक दो अलग टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने लिए। बाकी ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि हम जब इसके ओटीएम को किए थे तो वहीं पर काफ़ी सारे पीवाईक्यू आपके मैंने कवर ओटीएम में ही करवा दिए थे। ठीक है, और लिमिट्स और कंटिन्यूटी तो न्यू टॉपिक है, तो उसमें तो अभी कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं नहीं, और जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो आपने कल ओटीएम में कर लिए होंगे। ठीक है, चले तो शुरू करते हैं। क्यूए फोकस बैच, जिसमें 10 सेशंस लेने थे मुझे लाइव आपके लिए। एक इंट्रो था, इस तरीके से 11 दिन का हमने प्लेज लिया था, जिसमें 11 दिन तक आपको मेरे साथ रिविजन्स और लाइव देखना था। तो इसी स्टडी अप्रोच के साथ हम लोगों ने एक टाइम बाउंड मैनर में एक प्लानर को फॉलो करते हुए चीज़ों को कंप्लीट किया है, और ये सर हमारी क्यूए फोकस बैच की पूरी डिटेल्स। तो आज शनिवार 31 अगस्त लास्ट सेशन में हम लोग पहुंच गए, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पूरी कहानी का अंत होगा कल। हालांकि कल मैं आपके लिए सामने लाइव दिखूंगा नहीं, पर कल जो आपको काम करना है वो सेल्फ करना है। तो सर क्या, कल आपका होने वाला फुल सिलेबस टेस्ट, जिसके बारे में मैंने यूट्यूब पर एक सेपरेट वीडियो भी डाला है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देख लेना, जहां मैंने डिटेल में बताया है कि हमारी क्विज किस तरीके से कंडक्ट होगी। ठीक है, तो एक फुल सिलेबस की क्विज होने वाली है कल 11 बजे। रियल एग्जाम पैटर्न होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, और जैसे ही आपका क्विज खत्म होगा, आप सबमिट करोगे, तो आपको आपका स्कोर और हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर भी पता चल जाएगा, ताकि आपने जो गलती करी वो हाथों हाथ आप चेक कर सको। क्विज जो है कल रात मिडनाइट तक ओपन रहेगी, पर जब भी आप शुरू करोगे वहां से 2 घंटे काउंट होंगे, तो जो कम से कम समय में जल्दी से जल्दी देगा, दे विल बी कंसीडर फॉर द रिवॉर्ड्स। एंड कैसे ज्वाइन करना है सर क्विज? तो मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो वो पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही कल 11 बजे शार्प एक लिंक आपके लिए शेयर होगी। उस लिंक को आपको क्लिक करके और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना है। जैसे आप उसमें अपना फॉर्म भरोगे, नाम डालोगे, लोकेशन डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, रजिस्टर का बटन दबाओगे, तुरंत आपकी क्विज शुरू हो जाएगी। आपका 2 घंटे का टाइमर शुरू हो जाएगा, और वो 2 घंटे में आपको टेस्ट देके कंप्लीट करना है।
ठीक है जी। तो इस बैच में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर आप इसका बेस्ट यूज़ करना चाहें तो कोई भी बच्चा अगर रिकॉर्डेड भी बाद में देखता है तो उसको भी बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक प्लेनर शीट डली हुई है जिसमें जितने भी रिवीजन वीडियोस मुझे आपको घर से आपको करने के लिए मैंने दिए थे और जितने भी लाइव सेशंस मैंने क्लास में लिए, सभी चीज़ एक साथ डे वाइज डली हुई है। तो आप भी अपना डे वाइज प्लानर बना के अच्छे से तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो भी डेटा है वो सितंबर फाउंडेशन के हिसाब से मैंने लाइव लिया था, लेकिन अगर कोई जनवरी 2025 वाला स्टूडेंट भी इसको फॉलो करना चाहे तो डेफिनेटली ये सारे के सारे सेशंस आपके लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो हैशटैग 11 डेज प्लेज, यस सर, एक आखिरी बार लाइव चैट में सभी लोगों से मुझे चाहिए हैशटैग 11 डेज प्लेज। ओके सर, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं रेडी, उम्मीद करता हूं आप भी रेडी हैं। यो ओके सर, चलो, तो सेट रिलेशन फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी। पहला सवाल आप देख सकते हो यहां पर फंक्शंस टॉपिक से आया हुआ है। ये जो लेटेस्ट आरटीपी थी ना सितंबर 24 की, वहां का सवाल था। अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 के बराबर है और जी एक्स की वैल्यू 7 टू द पावर एक्स है तो बताइए जीओ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा जीओ एफ एक्स का मीनिंग बताता हूं मैं। जीओ एफ एक्स का मीनिंग होता है कि जी फंक्शन के अंदर एफ एक्स को इंसर्ट करना। क्या समझे? जी फंक्शन में एफ एक्स को इनपुट कर देना। अब मेरा जी फंक्शन है 7 की पावर एक्स। 7 की पावर एक्स में जहां एक्स लिखा हुआ है ना, वहां मुझे अब डालना पड़ेगा एक्स प्लस 2 को। तो इसको मैं लिख दूंगा 7 की पावर एक्स प्लस 2। जैसे आपने देखा 7 की पावर एक्स प्लस 2, आपने बोला सर ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, नन ऑफ दिस। अरे नहीं रे बाबा, थोड़ा सा इंडाइसिस वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या मैं 7 की पावर एक्स प्लस 2 को लिख सकता हूं 7 की पावर एक्स इंटू 7 की पावर 2? अच्छा, जब हमारे पास दो नंबर सेम बेस वाले होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो ऑलरेडी अगर पावर एडिशन में दिए हुए हैं तो उनको स्प्लिट करके दो सेम बेस वाले नंबर भी तो बना सकता हूं मल्टीप्लीकेशन में। तो 7 की पावर एक्स इंटू 7 की पावर 2, जिसको मैं लिख सकता हूं 49 इंटू 7 की पावर एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूं 49 इंटू 7 की पावर एक्स। मुझे बताइए, क्या ये बात सबको क्लियर है? इज इट ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स? क्या मैं यहां आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल था, आरटीपी सितंबर 24। नेक्स्ट, ये एक सवाल आया था तुम्हारा एमटीपी सितंबर 2024 2। दिया है कि सर एक्स एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो बताइए जो इसका पावर सेट बनेगा ना उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो वैसे तो मैंने पावर सेट आपको पढ़ाया हुआ है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स। सुनना, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो ए बी सी डी, ए बी बी सी डी ए डी ए सी, इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन एक काम करते हैं सर, चेक करने के लिए ऑप्शन को सबसे पहले मैं बता दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट का एक फॉर्मूला होता है और वो ये होता है सर 2 की पावर n। तो यहां पर मेरे पास सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n मतलब 16 होना चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी ऑप्शन में हमारे पास 16 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं? कैन वी सी 16 एलिमेंट्स इन एनी ऑफ द ऑप्शन? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तो 11 है। जब यहीं पर 11 है तो बाकी में तो यहाँ तो 4 है, यहाँ तो सिर्फ एक एलिमेंट है। तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर 16 एलिमेंट्स बनेंगे और वो भी कौन से बनेंगे बता दूं। 5 भी आएगा, ए बी सी डी भी आएगा, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, फिर ऐसे 3 3 वाले भी बनेंगे, फिर ऐसे 4 4 वाले भी बनेंगे। तो ऐसे करके कुल 16 होने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो मैं जो यहां पर नहीं है ना वो कंप्लीट करके बता देता हूं तुमको, ताकि तुमको 16 पता चल जाए। यहाँ कितने अभी 11 है ना, और दूसरे 5 कौन से वो भी मैं बता देता हूं तुमको। देखो ए बी हो गया है, बी सी हो गया है, सी डी हो गया है, ए डी हो गया, बी डी हो गया। ठीक है, अब यहां लेता हूं मैं ए बी सी, एक और लेता हूं ए सी डी, उसके बाद एक और लेता हूं ए बी डी, उसके बाद लेता हूं बी सी डी। तो ये 15 हो गए और आखिरी आएगा तुम्हारा
आखिरी आएगा ABCD। तो बेसिकली कुछ नहीं, ये जो ऑप्शन बी और सी दिया है ना, उनको भी तुम वहां काउंट कर लो तो टोटल 16 हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन बी में तुमको दिए है ना, वो भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट में काउंट होते हैं, और जो ऑप्शन सी में दिया वो भी। तो 11 ये हो गए, 4 ये हो गए और एक ये हो गया। अगर ये पूरे के पूरे 16 एलिमेंट्स किसी एक ऑप्शन में दिए होते तो उस ऑप्शन को मैं टिक कर देता, बट क्योंकि यहाँ नहीं दिए हैं तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर एंड डन है? आगे बढ़ूं? ठीक है। x is equals to small x small y w and z, कैपिटल y is equals to 1 2 3 4। तो h आपको दिया है, h सेट h दिया है, x1 y2 y3 z4 x4। बताइए क्या h इज अ फंक्शन सेट फ्रॉम x टू y? देखो सर, अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया है, कोई भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया, जैसे यहाँ x और x रिपीट हो गया, जैसे यहाँ y और y रिपीट हो गया, ठीक है। जब यहाँ x और x दिया है, जब यहाँ y और y दिया है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन कैसे हो सकता है? तो बताइए सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आएगा h इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब प्रॉब्लम क्या है? ये MTP सितंबर 24 सीरीज 2 का क्वेश्चन है, जहां उन्होंने पता नहीं कहां से आंसर की उठा लिए भाई, हर क्वेश्चन के आंसर पीछे गलत है। तो MTP सितंबर 24 की आंसर की में आंसर डी दिया हुआ है, तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उस आंसर की को ना देखें, आप ऑप्शन बी को ही सही माने, ठीक है। सर अगर यहाँ ऑल ऑफ दीज दिया होता तो भी इसी को टिक करता मैं, तो भी ये सही आंसर कहला जाता। ऑल ऑफ दीज, आइडियली उनको ऑल ऑफ दीज ही लिखना चाहिए यहाँ पर एक ऑप्शन, तो ज्यादा बेटर होता वो, ठीक है। चलो, लिमिट का एक सवाल आया सर लेटेस्ट एमटीपी में। तो लिमिट ऑफ y² - 4 अपॉन y - 2 y टेंस टू 2। अब देखो सर, अगर मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करूंगा 2 तो इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं एक्सप्रेशन को, कुछ ऐसे फॉर्मेट में इसको लेकर आओ कि ये चेंज करने में आसान रहे। तो y + 2 y - 2 डिवाइडेड बाय y - 2। तो आई कैन रिड्यूस इट टू लाइक दिस, आई कैन रिड्यूस इट टू लाइक दिस, लिमिट y टेंस टू 2 y + 2, दैट्स इट। मैंने इसको रिड्यूस कर दिया इस फॉर्मेट। अब मुझे तीन चीजें चेक करनी है। सबसे पहला f(2) चेक करो, तो f(2) हो जाएगा तुम्हारा 2 + 2 4, मतलब इसमें अगर मैं 2 डालता हूं तो 4 आता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, तो लिमिट ऑफ y टेंड्स टू लेफ्ट साइड से 2 y + 2। तो अगर आप लेफ्ट साइड से 2 वहां पर पुट करते हो, मतलब 1.99999 इस तरीके से पुट करते हो, तो भी वो 3.9999 मतलब 4 ही आएगा। वही अगर तुम अगर राइट साइड से पुट करते हो, मान लो 2.00001 यहाँ सब्सटीट्यूट करते हो, तो भी वो 4.00001 आएगा, मतलब इट विल बी क्लोज टू 4। तो अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ द वैल्यू अगर तीनों मैच कर रहे हैं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो आंसर 4 आ रहा है वही मेरी लिमिट है, ठीक है। अच्छा, कल मैंने OTM ऑफ लिमिट और कंटिन्यूटी में बहुत अच्छे से ये सब चीजें सिखाई हैं। यहाँ तो बहुत सिंपल वेराइटी आई है, लेकिन थोड़ी अलग टाइप की वेराइटीज, थोड़ी हैवी वाली वेराइटीज के क्वेश्चन भी कराए हैं। तो अगर आप में से किसी ने लिमिट कंटिन्यूटी का OTM नहीं देखा भाई, मैं आपको बता दूं जरूर देख लेना, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन तो गारंटेड पेपर में आने वाला है, बिकॉज ये अमेंडेड पार्ट है ना, तो जून 24 से पहली बार जुड़ा है, तो 1 या 2 क्वेश्चन तो वो देंगे ही देंगे इसमें से। तो छोटा सा सेशन है, जरूर देख लेना भाई उसको। नाउ अब ये सर हमारा जून 24 के पेपर में सवाल आया हुआ था, पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन ए। तो सेट ए है 1 2 3, अब उससे रिलेशन बनाया है 1 1 1 2 1 3 3 3, ठीक है भाई। फिर दूसरा रिलेशन है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3। तीसरा रिलेशन है 1 1 1 2 2 2 2 3, और 5 का मतलब है एम्प्टी रिलेशन। विच वन ऑफ दीज फॉर्म्स एन इक्विवेलेंस, इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो इक्विवेलेंस है? चलो एक एक करके चेक करता हूं। सबसे पहले आर में क्या दिया है? 1 1 1 2 1 3 3 3। अब सुनो, हम इक्विवेलेंस उसको बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव के टेस्ट को भी फॉलो करे, उसमें भी पास हो जाए, सिमेट्रिक के टेस्ट में भी पास हो जाए, और ट्रांजिटिव के टेस्ट में भी पास हो जाए। अब देखो, क्योंकि इसमें 1 1 दिया है, 3 3 दिया है, लेकिन 2 2 नहीं दिया,
तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्या आगे दूसरी चीज चेक करने की जरूरत है? बताओ। अगर मेरा आर वाला जो सेट है वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो फिर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक ही करने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर चेक करना जाओ तो मैं बोलूंगा सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 गिवन है तो 2 1 भी गिवन होना चाहिए। अगर 1 3 गिवन है तो 3 1 भी गिवन होना चाहिए। सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव यहां चेक कर नहीं सकते क्योंकि 1 2 2 3 करके कुछ दिया ही नहीं है। तो सिमेट्रिक तो इसको मानेंगे, यस इट इज सिमेट्रिक, लेकिन हमें तो ये बताना इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो आर तो गलत हो जाएगा। फिर मैं आता हूं एस में। एस को चेक करते हैं। 1 1 है, ठीक है सर। 1 2 है, ठीक है सर। 2 1 है, 2 2 है और 3 3 है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर तो मैं बोलूंगा यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1 1 भी गिवन है, 2 2 भी गिवन है, 3 3 भी गिवन है। अगर सिमेट्रिक की बात करूं तो क्या मेरे पास जहां दो पेयर दी उसका अपोजिट पेयर गिवन है? जैसे 1 2 गिवन है तो 2 1 भी गिवन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर लेकिन 1 3 तो नहीं गिवन ना। सिमेट्रिक ने ये नहीं बोला कि हर एक टाइप का पेयर होना चाहिए। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर 1 2 दिया है तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर 1 3 दिया है तो 3 1 भी होना चाहिए। तो मेरे पास यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 2 दिया है तो उसका उल्टा 2 1 है, हाँ। पर 1 3 तो है ही नहीं तो फिर 3 1 की भी जरूरत नहीं है। 2 3 भी नहीं है तो 3 2 की भी जरूरत नहीं है। मतलब यस इट इज सिमेट्रिक एज वेल। सिमेट्रिक में भी यस बोलूंगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव को चेक करने। तो 1 2 दिया है, 2 1 दिया है तो 1 1 भी दिया है। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हो? 1 2 2 1 तो 1 1। अगर ए बी दिया हो, बी सी दिया हो तो ए सी की भी जोड़ी आपकी यहां पर होनी चाहिए, उसका पेयर भी अवेलेबल होना चाहिए। तो 1 2 का पेयर है, 2 1 का पेयर और 1 1 का भी पेयर है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो कई बच्चों को क्या लगता है कि सारे सारे एलिमेंट होने चाहिए। नहीं, जो एलिमेंट दिए उनमें से आपको चेक करना है कि प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर इसमें 1 2 2 3 तो नहीं दिया तो आपने ट्रांजिटिव क्यों ले लिया? 1 2 2 3 होता तो 1 3 भी होना चाहिए था। अब जब 1 2 ही दिया और 2 3 नहीं दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 2 दिया उसके बाद 2 1 दिया है तो 1 1 भी दिया है। बात फॉलो हो गई? ठीक है, चलो। तो राइट आंसर विल बी रिलेशन एस। तो जो हमारा रिलेशन एस है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है क्योंकि अपोजिट पेयर्स भी है, और ट्रांजिटिव भी है। 1 2 2 1 और 1 1। इस तरीके से ए बी बी सी और ए सी का पेयर भी बन रहा है। तो और किसी को मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और लिमिट कंटिन्यूटी पर सवाल। यहां भी अगर सर मैं x की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर देता हूं, अगर मैं x की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो इन दैट पर्टिकुलर केस सर क्या होगा? डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो काम नहीं चलेगा, तो मुझे न्यूमिनेटर को मेरे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। सर यहाँ x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ -2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 2। भाई ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया लगता है, और नीचे भी x माइनस 2, तो अंत में बचा केवल x माइनस 2। तो लिमिट x टेंड्स टू x माइनस 2। और अब इतना सिंपल सा एक्सप्रेशन है ना, तो तुम लेफ्ट हैंड से डालो, राइट हैंड से डालो या सब्सटीट्यूट करो, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू डाल दूंगा तो आ जाएगा 0। सब्सटीट्यूशन, बात खत्म, ऑप्शन है। ठीक है जी। तो हम मॉडिफाई कर देते हैं एक्सप्रेशन को इस तरीके से कि वो सॉल्वेबल बन जाए। ये मैंने सिखाया था आपको कल। चलो, द नंबर ऑफ इंटीजर्स, ये अच्छा सवाल है। द नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर डिविजिबल बाय 4 नॉर डिविजिबल बाय 7। अब मैं क्या करता हूं ना, मैं 3 चीजें निकालता हूं। पहले मैं निकालता हूं ए का मतलब मैं रख देता हूं डिविजिबल बाय 3। ए मतलब डिविजिबल बाय 3। क्या आप मुझे बताओगे कितने नंबर होते हैं डिविजिबल बाय 3? 1 से लेके 100 तक में? सर 33 तक की टेबल जाती है, 99 तक। तो 33 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 के टेबल में आते हैं 1 से 100 के बीच में। अच्छा, बी ले लेता हूं मैं डिविजिबल बाय 5। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे करते करते 25 जा 100 होता है। तो 20 वैल्यूज ऐसी हैं हमारी। ठीक है, फिर सी में ले लेता हूं डिविजिबल बाय 7। तो 7 14 जा कितना होता है?
7 इंटू 14 होता है 98। तो 7 के 14 मल्टीपल्स ऐसे हैं हमारे पास जो 100 तक में आते हैं। समझ रहे हो आप? 7 इंटू 14 करके देखो कितना आता है 98। बस उसके बाद अगला 15th मल्टीपल नहीं काउंट होगा। अब सुनो, वो मुझे बोल रहा है नाइदर डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 5 नॉट डिविजिबल। तो मैं इसको ना उल्टा निकालता हूं। पहले मैं निकालता हूं, ये पता करते हैं हम लोग कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूले से पहले ये निकाल देते हैं, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल देंगे। ठीक है सर, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। पहले मैं 33 ऐड कर देता हूं, फिर मैं 20 ऐड कर देता हूं, फिर मैं 14 ऐड कर देता हूं। अब मैं माइनस करूंगा। क्या कोई ऐसा नंबर होगा जो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा, बताइए। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ऐसे कितने नंबर है 1 से 100 के बीच में जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल हैं? तो सर 3 इंटू 5 होता है 15। तो जितने भी नंबर 15 के मल्टीपल्स होंगे ना, वो सब 3 और 5 दोनों की टेबल में आते होंगे। जैसे 15 आता है 3 की टेबल में भी, 5 की टेबल में भी। 15 टू जे 30 वो भी आता है, 15 3 जे 45 वो भी आता है। तो 100/15 करके देख लो कितने आ रहे हैं, 6। 15 6 या 90, समझो ना भाई। 15 30 45, उसके बाद 60, उसके बाद 75, उसके बाद 90। ऐसे 6 नंबर्स हैं जो 3 की टेबल में भी आते हैं और 5 की टेबल में भी आते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया 6। अभी बी इंटरसेक्शन सी बताओ चलो। 5 और 7 मतलब 5 7 जा 35। तो 35 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, केवल 2। क्योंकि 35 इंटू 3 करोगे तो वो तो 100 से ऊपर आता है। तो अगर मैं डिविजिबल बाय 5 और 7 की बात करूं, मतलब बी और सी का इंटरसेक्शन आपसे पूछूं, तो उसमें केवल 35 और 70 दो ही नंबर्स आएंगे। और लास्ट में मैं निकालता हूं एन ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब है सर 3 और 7 दोनों का मल्टीपल हो, मतलब 21 का मल्टीपल हो, तो 100/21 4 मल्टीपल्स हमारे पास आ जाएंगे। समझ रहे हो? 3 और 7, तो 3 7 जा 21। तो जो जो नंबर 21 से डिवाइड हो रहे हैं वो 3 और 7 उन दोनों से हो रहे होंगे। तो इन तीनों को माइनस करेंगे और इसके बाद मुझे बताइए व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों का मल्टीपल हो? तो 3 इंटू 5 इंटू 7। सर ऐसा पहला नंबर होता है 105। सुनना, ऐसा पहला नंबर होता है 105 जो 3 5 7 तीनों से डिवाइड हो रहा हो, तो 0 आएगा सर ये, इसलिए यहां 0 आएगा। तो अब मैं फॉर्मूले में डालता हूं 33 प्लस 20 प्लस 14 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 0। अब बताइए क्या आंसर आएगा। 33 प्लस 20 प्लस 14 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 4 55। अब ये 55 जो आया है मेरे भाई, ये तो क्या आया है, आइदर डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5 और डिविजिबल बाय 7। अब मुझे इसका अपोजिट निकालना है, नाइदर। तो यहां कॉम्प्लीमेंट्री लगा देता हूं। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं तो जो हमारे टोटल यूनिवर्स है उसमें से ये वाले माइनस कर देते हैं। तो 100 में से 55 माइनस कर दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, सर कि 55 नंबर्स ऐसे हैं जो या तो 3 या तो 5 या तो 7 से डिवाइड होते हैं। मतलब रिमेनिंग 45 नंबर्स ऐसे हैं जो ना तो 3 ना तो 5 ना तो 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होते। क्या आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45। ठीक है, उम्दा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। सेट की जो नंबर ऑफ सेट्स वाला फॉर्मूला है उसका क्वेश्चन था। आई होप आपको मजा आया। तो डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 7, काउंट्स निकाल दिए एन ए एन बी एन सी के, और एन ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू आपके सामने आ गया। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर चीज़ों को डाल दिया सर 33 20 14 और इंटरसेक्शंस को माइनस किया तो आपको यूनियन पता चल गया। पर वो मेरा आंसर नहीं था 55, मुझे तो उल्टा निकालना है कि भाई कितने नंबर नहीं है मल्टीपल। तो 100 में से 55 हटा दिए, बच गया 45। आई होप क्लियर एंड डन। ठीक है, चलो। From a group of 200 persons, 100% are interested in music, 70% in photography, and 40% in swimming. 40 are interested in both music and photography, 30 are interested in both music and swimming, 20 are interested in photography and swimming, and 10 are interested in all the three. How many are interested in photography but not in music and swimming?
सर जी, जब हमारे पास ऐसे तीनों वाला दिया हो ना, कि 3 सेट्स हों और तीनों का इंटरसेक्शन दिया हो, तो एक बात समझ जाना कि डायग्राम से करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अंदर से बाहर डायग्राम बनता है, और अंदर से बाहर डायग्राम बनाने के लिए अगर अंदर की चीज़ अवेलेबल कर दे क्वेश्चन, तो फिर तो क्या दिक्कत है सर, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्योंकि यहाँ तीनों का इंटरसेक्शन दिया है, तो आई विल यूज़ द डायग्राम, फिर मुझे ज़्यादा दूसरी चीज़ से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने 3 वेन डायग्राम बनाए और तीनों में कुछ कॉमन भी रखा। इसको मैंने नाम दे देता हूँ। पहला नाम 100 बोल रहा आप म्यूज़िक ना, तो ग्रीन का मतलब म्यूज़िक, उसको एम नाम दे देते हैं। और ब्लू का मतलब है फोटोग्राफी, और एस का मतलब है स्विमिंग, तो ब्राउन कलर से जो मैंने लिखा है वो स्विमिंग है। ये 3 सेट बन गए। अब मैं काउंटिंग लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऑल 3 10 आ रहा है, मतलब म्यूजिक में, फोटोग्राफी में, स्विमिंग में, तीनों में कॉमन वो कौन सा एरिया कहलाता है जहां मैंने 10 को लिखा हुआ है, वो तीनों का कॉमन एरिया है। नेक्स्ट, अब हमको पूछ रहा है हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी बट नॉट इन म्यूजिक एंड स्विमिंग। इसका मतलब पता क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कितने लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं लेकिन म्यूजिक में नहीं है, स्विमिंग में नहीं है। तो मैं आपको एरिया दिखाऊं, या फिर अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, वो आपसे ओनली पी पूछ रहा है, ओनली पी, मतलब जो केवल फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो एरिया जिसका काउंट मुझे क्वेश्चन ने पूछा है, मैं शेड कर रहा हूं एरिया। मुझे बताइए क्या आप भी क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये बात समझ पा रहे हो? प्लीज जल्दी से पढ़ो रिक्वायरमेंट को और मुझे बताओ कि जो मैंने येलो हाईलाइट किया, क्या वो आपके समझ में आया या नहीं। इज इट अंडरस्टूड? हाँ सर। अब निकालें कैसे सर? तो चिंता मत करो तुम बिल्कुल भी। अब मुझे बताओ म्यूजिक और फोटोग्राफी में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? म्यूजिक एंड फोटोग्राफी 40। तो अगर म्यूजिक और फोटोग्राफी के बीच का कॉमन 40 है और 40 में से 10 ये है, तो 30 यहां आएगा। कैसे निकाला ये 30 मैंने? ये 30 मैंने निकाला 40 माइनस 10, क्योंकि म्यूजिक और फोटोग्राफी ग्रीन और ब्लू का कॉमन टोटल था 40, उस 40 में से 10 ये था तो बचा 30 ये हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए फोटोग्राफी और स्विमिंग, 20 लोग ऐसे हैं जो फोटोग्राफी और स्विमिंग दोनों को पसंद करते हैं, तो 20 में से 10 हटाऊंगा तो 10 बचेगा। तो जो हमारा P है ब्लू और जो S है ब्राउन, दोनों के बीच का कॉमन एरिया भी 20 था, उसमें से बीच का 10 हटाया तो ये 10 बच गया। अब मैं आपसे पूछता हूं येलो वाला जो हाईलाइट है वो बताइए। तो सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पूरा फोटोग्राफी का सर्कल है ना, जो पूरा फोटोग्राफी का सर्कल है उसमें टोटल कितने लोग हैं? 70। ये फोटोग्राफी के सर्कल में 70 लोग हैं, उसमें से 30 10 और 10 ये हटा देता हूं, 30 10 और 10 ये हटा देता हूं, तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। इधर मैं कर दूंगा ऑप्शन डी। ठीक है एवरीवन, चलो सर। तो 70 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 10, तो 20 विल बी अवर आंसर। ठीक है जी, कूल, ओके। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं सर। अब अंदर की वैल्यूज दी होती है तो अंदर से बाहर आना काफी आसान होता है, इट्स नॉट अ बिग डील, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाता है। ठीक है, और ऐसे सवाल आप किए हुए हो, कल भी किए हो मेरे साथ। चलिए, रिलेशंस पर क्वेश्चन था जो कि हमारे पीवाईक्यू में भी आ चुका है और एमटीपी सितंबर 24 में भी पूछा गया था। बताइए इस रिलेशन को देखकर कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करता हूं। 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, 3 3 दिया है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। 1 2 दिया लेकिन 1 2 का अपोजिट 2 1 नहीं दिया। 2 3 दिया लेकिन 3 2 नहीं दिया। 1 3 दिया लेकिन 3 1 नहीं दिया, मतलब दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ये बात तो श्योर है कि हमको जो रिलेशन दिया वो नॉट सिमेट्रिक है। हाँ, रिफ्लेक्सिव है क्या? यस रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 1 2 2 3 3 तीनों दिया हुआ है। अब मैं ट्रांजिटिव चेक करता हूं। सर 1 2 है, ठीक है, 2 3 और 1 3 भी है, यस ट्रांजिटिव भी कहला गया फिर तो कौन सा यस आएगा? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव में यस आएगा बट सिमेट्रिक में नो आएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव गलत है सर, क्योंकि सिमेट्रिक तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये बोलना भी गलत है क्योंकि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोनों सही है। रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, हाँ ये कुछ हद तक सही है। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी बोलना गलत है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन सी ही होगा यहाँ पर, कि भाई साहब रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अच्छा ये कल करवाया था क्या मैंने? ओके, चलो। गिवन द रिलेशन 1 2 2 3 ऑन द सेट 1 2 3,
बताइए द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच व्हेन एडेड टू आर टू मेक इट इक्विवेलेंस। अब सुनो भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं। टू मेक आर इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इक्विवेलेंस तब होगा जब मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तब हो सकता है जब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मेरे पास 1 2 3 दिया है, तो मुझे 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए, 3 3 भी चाहिए। ठीक है, 1 2 अगर है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 अगर है तो 3 1 भी होना चाहिए, और 2 3 अगर है तो 3 2 भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। तो 1 3 तो मैंने पहले ले लिया, तो 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, और 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, 2 1 है, 1 3 है तो 2 3 भी होना चाहिए, वो भी है, 3 1 है, 1 2 है तो 3 2 भी होना चाहिए, वो भी है, सारे ट्रांजिटिव भी हो गए। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी है इतना। और इसके अलावा कोई लगेगा क्या सिमेट्रिक के लिए? सिमेट्रिक भी हो रहा है इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो टोटल कितने हैं यहाँ? 9, टोटल है 9। और ऑलरेडी गिवन कौन कौन से हैं? 1 2 और 2 3 ऑलरेडी गिवन है, 1 2 हमें पास गिवन है, 2 3 भी हमारे पास गिवन है। तो गिवन वाले माइनस कर देता हूं, 2। तो और कितने ऑर्डर्ड पेयर रिक्वायर्ड हैं इस रिलेशन में? और कितने ऑर्डर्ड पेयर रिक्वायर्ड है ताकि वो इक्विवेलेंस बन जाए? 7 ऑर्डर्ड पेयर्स। आई बात समझ में? एवरीवन ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, बताइएगा मुझे आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है जी, चलो गुड। नेक्स्ट, अब ये सर हमारे पास एफ ओ जी वाला एक और क्वेश्चन है। एफ दिया है, जी दिया है, ध्यान देना जी में ना मॉड्यूलस फंक्शन लगा हुआ है, मॉड्यूलस। अब जब ऐसा पूछ लेना बेटा एफ ऑफ जी 3 निकालो, जब इस तरीके की चीज पूछता है ना एफ ऑफ जी 3 निकालो, तो ना थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना मैं पहले क्या कर लूंगा इसमें कैलकुलेट, मैं पहले जी 3 कैलकुलेट कर लूंगा। नंबर ना दिया होता, सिर्फ बोलता एफ ओ जी निकालो, तब तो इक्वेशन इक्वेशन से चलते, पर नंबर दिया मतलब आंसर नंबर में आएगा। तो पहले जी 3 निकालो, बताओ जी 3 क्या आएगा? सर जी 3 आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3, 6 3 9। 9 का मॉड्यूलस भी 9 ही होता है, 9 का मॉड्यूलस भी 9 ही होता है। अब एफ ओ जी 3 मतलब एफ जी 3 का मतलब तो 9 हो गया, मतलब अब आपको एफ 9 निकालना है, तो ऑटोमेटिकली एफ ऑफ जी 3 निकल जाएगा। तो एफ 9 मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 981 माइनस 1 80। उसके बाद मैं आता हूं जी ओ एफ माइनस 3 में। अब एक काम करें, एफ माइनस 3 निकाल दें पहले से, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यस सर, तो एफ माइनस 3 कहलाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8। तो बताइए जी ऑफ 8 क्या होगा? जी ऑफ 8 क्या होगा? जी ऑफ 8 होगा 2 इंटू 8 प्लस 3, दैट इज 19। अब आपको क्या करना है? एफ ओ जी 3 में से जी ओ एफ माइनस 3 माइनस करना, तो 80 में से 19 माइनस कर दो, बताओ कितना आंसर आएगा? 80 माइनस 19 61। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 80, ये वैल्यू आ रही है 91, और मुझे दोनों का सब्ट्रैक्ट पूछा है कि एफ ओ जी 3 मतलब 80 में से 19 माइनस करके बता दो, तो 61। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? ठीक था, है ना? तो लॉजिक क्या था आप समझे कि जब हमारे पास नंबर्स के साथ पूछ लेना एफ ओ जी जी ओ एफ, तब तो सर ये और इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर हम क्या कर सकते हैं, जी 3 लिखा है उसको निकाल सकते हैं पहले से, एफ माइनस 3 मतलब हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पहले, नहीं तो पहले इक्वेशन बनाओ फिर डालो, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इससे बेटर तुम क्या करो, पहले जी 3 निकाल दो, फिर सीधे उस जी 3 की वैल्यू को ही एफ में डाल दो, तो एफ 9 हो जाएगा वो। फिर एफ माइनस 3 की वैल्यू निकाल दी, उसको सीधे जी में डाल दिया, बात एक ही होती है। ठीक है, नाउ let R is the set of real numbers such that function is from real number to real number. Another function G is also from real number to real number. और दोनों फंक्शन आपको दिए एफ ओ जी निकालना। ठीक है भाई, एफ ओ जी
अब यहाँ इक्वेशन से करना पड़ेगा, तो नंबर नहीं। तो एफ वाले फंक्शन में जहां जहां x लिखा है वहां वहां 2x-3 डालना होगा। तो 2x-3 का होल स्क्वायर डालता हूं पहले, x की जगह 2x-3 उसका होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2x-3 प्लस 1। बताइए क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह 2x-3 का होल स्क्वायर, 3x की जगह 3 इंटू 2x-3 ऐसा। तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab मतलब 2 2 जो 4 3 जो माइनस 12x प्लस 6x माइनस 9 प्लस 1। तो 6 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 6। तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल हो गए, माइनस 12x और प्लस 6x मिलके माइनस 6x बन गए और 1 का 1 रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो सर इज इट ओवर? यस इट इज ओवर। मैंने बोला था ना आज का सेशन छोटा होगा, बीच के कुछ सेशन काफी बड़े बड़े हुए, बट आज का सेशन फाइनली उतना बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही हुआ। ठीक है जी, तो मैं आप सभी को बता दूं भाई, आप सभी को मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूं। कल 1 सितंबर 11 बजे रेडी रहिएगा। ठीक है, और एक बात बता दूं मैं आपको, वैसे तो क्विज आप बाद में भी दे सकते हो, क्विज एक्टिव होने के बाद आप जैसे आप 11 बजे भी चालू कर रहे हो, 11:30 बजे भी कर सकते हो, 12 बजे भी कर सकते हो, रात को 12 बजे तक कभी भी चालू कर सकते हो। लेकिन मैं जो विनर्स अनाउंस करूंगा ना वो फीफो बेसिस पर रहेंगे। मतलब जिन्होंने पहले 3-4 घंटे में क्विज दिए वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो दोस्त बाजू बाजू में हो। ठीक है, एक ने दोपहर को क्विज देख ली सारी और दूसरे वाले को बोला अब तू टेस्ट दे दे, मेरे को तो आंसर्स पता है। इस वजह से टाइम बाउंड मैनर में ही ये टेस्ट होगा। तो जितना जल्दी दोगे तो ही चांसेस हैं आपके कि आप प्राइजेस के लिए एलिजिबल होगे, जितना लेट दोगे तो प्राइजेस के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, चलो गुड सर। तो ये था हमारा फोकस बैच। मैं आपसे पूछना चाहूंगा फॉर नाउ, लाइव चैट में भी मुझे बताइए और वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में भी डालिएगा, आपका ये 11 दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा, ऑनेस्टली बताना, और आपको क्या इससे बेनिफिट हुआ इतना मुझे बता दो। अभी लाइव चैट में भी बता दो और फिर जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में भी डाल देना कि इन 11 दिन में दोनों चीजें ना, लाइव सेशन और साथ में जो मैंने आपको प्लानर दिया, जिस प्लानर को आप डेली फॉलो करते थे, इसकी मदद से आपको क्या बेनिफिट हुआ ये बताना, एग्जैक्ट बेनिफिट बताना, ताकि मुझे उससे पता चले कि अगली बार अगर मैं किसी को ये रेफर करूं सेशंस, तो मैं उनसे बता पाऊं कि इस सेशन को अटेंड करके उनको क्या फायदा होगा। जैसे स्वैगी बोल रहे हैं सर, सबसे बड़ी बात एक डिसिप्लिन बन गया था। ठीक है सर। और इशिका बोल रही मोमेंटम बिल्ड हो गया था, न्यू वैरायटी कवर हुई, ऐसा जैक वाइब बोल रहे हैं। और हर्षिता बोल रही हैं, दीक्षित बोल रहे हैं मज़ा भी आया और हमने कुछ किया, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। वेरी गुड हर्षिता। परफेक्ट बोल रहे हैं सर 80 नंबर लाने का फील हो रहा है। जीत बोल रहे हैं सब रिवाइज हो गया सिस्टमैटिक वे में, यादव जी बोल रहे सिस्टमैटिक वे में रिवाइज हो गया। और तनिष्क बोल रहे हैं हमने दोबारा रिवाइज कर लिया, क्या बात है। हर्ष बोल रहे हैं सर बहुत बेनिफिट हुआ, पहले कॉन्फिडेंस बहुत लो, अब लग रहा कि अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखो, चीज़ें बनते हुए भी कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, लेकिन एक रूटीन बनने से कॉन्फिडेंस वापस अप हो गया। और दिल से मजा आया सर, पेपर के लिए बेस्ट प्रिपरेशन हो गया। वेरी गुड दीपक। सर मेरा एक डिसिप्लिन और टारगेट हिट करने में थोड़ी एफर्ट लगते थे, जो कि इसकी वजह से हो गया। बढ़िया भावना, बहुत मजा आया, सब रिवीजन हो गया। प्राची, हारमोनियम 70+। तेजस्वी सर MTP2 भी सॉल्व करा देना ना पूरा। तेजस्वी MTP2 ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व हो गया हमारे सेशन में, सारे सेशंस में मिला के सब रिकॉल हो गया। नंदिनी बोल रही है, हर्षा बोल रही इट वॉज वेरी हेल्पफुल, आई गॉट कॉन्फिडेंस, थॉट प्रोसेस कैसे करना है एग्जाम में उसका आइडिया लग गया। देसी स्टैंड अप, तुम तुम्हारा नाम तो बदल दो, नाम बोलने में भी हिम्मत नहीं होती। फोकस बैच नहीं होना चाहिए था नाम, पर इसका नाम तो CA फाउंडेशन पार रहना चाहिए था। न्यू क्वेश्चन मिला और ये समझ भी आया कि हमें कैसे करना था, किस तरह करना था। चलो कंसिस्टेंट भी रहे सर, न्यू वेराइटीज के क्वेश्चन हुए, कंसिस्टेंटली जोड़े, બધું કર્યું, रिवाइज થઈ ગયું एंड હવે कॉन्फिडेंस પણ આવ્યો છે। चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड।
तो ठीक है बच्चों, ये जो आपने फीडबैक्स दिए हैं ना, ये तो मुझे पता चल गए, पर अगर आप इसको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट्स में डाल दोगे ना, तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, तो वैसे तो मैंने पूरा सेशन फ्री में दिया है, पर कंसिडरेशन के नाम पे, गुरु दक्षिणा के नाम पे मैं बस आपसे ही मांगूंगा दो काम। एक तो आप ये आखिरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जेन्युइन फीडबैक डालिए, 2 मिनट निकाल कर, आज वैसे भी जल्दी सेशन हो गया है तो मैं एंड कर दूंगा, उसके बाद डाल देना। दूसरा, अभी भी जितने दिन बचे हैं ना, तो आपका सर्कल जो है उसमें मैक्सिमम लोगों तक ये प्लानर शीट और ये सेशंस के बारे में बता के भेज दीजिएगा, ताकि किसी और को भी फायदा होना हो तो हो जाए, क्योंकि अभी भी 11 दिन का एक और राउंड कोई मार सकता है अगर चाहे तो। तुमने तो 11 दिन का प्लेज कर लिया, तुम किसी और को मोटिवेट कर सकते हो 11 दिन का प्लेज करने के लिए, भले उसको रिकॉर्डेड करना पड़े, उसमें क्या है ना, नॉलेज तो पूरा मिल रहा है ना। ठीक है सर, चलिए धन्यवाद। गुजरात राइडर बेटा, तुम कब से स्पैम कर रहे हो तुम यार? एक पूरा सीरीज खत्म हो रहा है और उसमें आके तुम ये पूछ रहे हो क्वेश्चन सफिशिएंट है कि नहीं है। तुम ना एक काम करो, ये प्लानर शीट जो मैंने डाली ना डिस्क्रिप्शन में, पहला सेशन जाके देखो, ताकि तुमको पता चलेगा कि इस पूरे प्लेलिस्ट में क्या है, ये पूरे फोकस बैच में मैं क्या करा रहा हूँ। ऐसे जाके कहीं भी ना ऐसे अपने आप की इंपॉर्टेंस कम मत किया करो कमेंट में जाके, सर बता दो ऐसा होगा वैसा होगा। अरे समझो क्या चल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, थोड़ा मैच्योर बिहेव करो, वरना ऐसी जैसे मैं इग्नोर कर रहा था ना, सब इग्नोर करेंगे तुमको। लाइफ लेसन दे रहा हूं, ठीक है। चलो, टेस्ट का रिजल्ट 24 घंटे के अंदर मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। कल टेस्ट हो रहा है तो मैं तो उस समय ट्रैवल कर रहा हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ, अहमदाबाद में हमारा मीटअप होने वाला है। तो जो भी आप में से अहमदाबाद के हैं भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि समय पर पहुंच जाइएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, फुल एंजॉयमेंट होने वाला है। तो एड्रेस भी देख लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो यहाँ QR दिख रहा है ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप क्या करना, ज्वाइन कर लेना, सो दैट आप जो है आपको और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं अपडेट्स डालूंगा, ठीक है। तो अहमदाबाद में होने वाला है होटल सिनेरिया, और एड्रेस डाला हुआ है मैंने यहाँ पर। गाइडेंस सेशन होगा, ग्रुप गेम्स भी होंगे, म्यूजिक होगा, डांस होगा, और बहुत कुछ, एंड 100% फ्री, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम लिमिटेड है, 11 बजे से 2 बजे, तो शार्प 11 बजे पहुंच जाना, तो फुल एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। कूल सर। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया मेरा तो कर लेना, क्योंकि इसी में आपको कल पेपर मिलने वाला लिंक, ठीक है। धन्यवाद सभी का, ओके, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर टुमारोज टेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हो, और आने वाले CA फाउंडेशन September 24 अटेम्प्ट के लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बढ़िया काम करके आएँ। और भी मैं जैसे जैसे समय मिलेगा थोड़े से अब मोटिवेशनल और गाइडेंस वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि देखो मेरी तरफ से कंटेंट पूरा डला हुआ है यूट्यूब में, ठीक है। सारे रिविजन्स डले हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डले हुए हैं, तो वो सब आप कर सकते हो। लेकिन कुछ और छोटी मोटी चीजें जो लास्ट मोमेंट्स में याद रखनी चाहिए आखिरी 10 दिनों में, उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। धन्यवाद सभी का, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। राजपूत बेटा, जूनागढ़ आई विल कम ऑन 4th of September।